Good morning everyone. We are starting crash course for GATE exam of यूनिट 2 स्टडी स्टेट एसी सर्किट। इस यूनिट की फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे एवरेज वैल्यू पर, आरएमएस वैल्यू पर, और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे और उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 3 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रजिस्टर, दूसरा होता है इंडक्टर और तीसरा होता है कैपेसिटर। इन तीनों की प्रॉपर्टी को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस R है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं इन्हें। सपोज करते हैं कि इसे मैंने AC सप्लाई प्रोवाइड की है। जब मैंने इसे AC सप्लाई प्रोवाइड की है तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। मैंने इसे AC वोल्टेज VS सप्लाई किया है, एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपेयर हो जाएगा, इस रजिस्टर पर अपेयर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को मैं VR कंसिडर करता हूँ। एक्चुअल में VR VS के इक्वल ही है, क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपेयर होगा, रजिस्टर पर अपेयर होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये इंडक्टर है। इस इंडक्टर को मैंने AC सप्लाई प्रोवाइड की है। जब मैंने इसे AC सप्लाई प्रोवाइड की है तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा I। एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ VL। फिर मैंने इस कैपेसिटर को AC सप्लाई प्रोवाइड की और इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। इसे IL नाम देता हूँ क्योंकि इंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। इसे IC नाम देता हूँ क्योंकि ये करंट इंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। और पूरा पूरा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए इसे VC नाम देता हूँ। और VC VS के इक्वल ही होगा क्योंकि और कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर भी VL VS के इक्वल ही होगा क्योंकि और कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो यदि इन तीनों का फेजर डायग्राम देखें तो इनका फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं। इस इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है 90 डिग्री। ये वोल्टेज करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री। करंट लैग कर रहा है इसलिए मैं ऐसा बनाऊंगा, ये एरो का साइन बता रहा है कि वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रहे हैं और करंट लैग कर रहा है। जिसके पीछे टैल है वो लैग कर रहा है। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है तो ये वोल्टेज करंट लीड करता है, तो ये करंट लीड कर रहा है। आप ऐसा बना दीजिए या ऐसा बना दीजिए, करंट लीड कर रहा है। और लीडिंग और लैगिंग की पहचान क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आगे रहती है वो लीड कर रही है, ये पहचान है इसकी। एंटी क्लॉकवाइज में जो आगे वो लीड कर रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे रहेगा वो, जैसे यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है और इसमें वोल्टेज आगे इसलिए लीड कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आगे इसलिए करंट लीड कर रहा है। तो इंडक्टर के केस में अगर वोल्टेज को रेफरेंस मान के चलता हूँ तो करंट लैग करता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज को रेफरेंस मानो तो करंट लीड कर रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे। और रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं। और आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से देखिए, बहुत डिटेल में मिलेगा आपको। करें तो सपोज करते हैं कि मैं करंट को रेफरेंस ले रहा हूँ, ये करंट रेफरेंस है यहाँ पर मेरा। इन तीनों एलिमेंट में करंट को रेफरेंस ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको क्यों ले रहा हूँ। ये तीनों एलिमेंट में मैंने करंट को रेफरेंस लिया और मुझे पता है कि रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट के सेम फेज में होता है, तो ये सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी लाइन में बना दीजिए आप, तो ये सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कैसा रहता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो आगे चलता है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि इंडक्टर के केस में करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। इसलिए मैं इस केस में वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बना दूंगा, क्योंकि करंट इसमें 90 डिग्री पीछे चलता है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलेगा। तो ये वोल्टेज को मैंने 90 डिग्री आगे बना दिया, ये 90 डिग्री मैंने आगे बना दिया वोल्टेज को। अब कैसे पता चला कि 90 डिग्री आगे है,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पीछे रहता है वो पीछे चलता है। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसमें मुझे वोल्टेज आगे दिख रहा है। जब वोल्टेज आगे दिख रहा है इसका मतलब वोल्टेज मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, ये सुना है मैंने। तो जब करंट आगे चलता है इसका मतलब वोल्टेज पीछे चलेगा, और वोल्टेज पीछे चलता है इसलिए मैं वोल्टेज को नीचे की साइड बना दूँ। ये नीचे वोल्टेज को मैंने नीचे साइड बना दिया। तो ये वोल्टेज है कैपेसिटर का जो कि 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर करंट आगे चल रहा है, ये देखिए यहाँ करंट आगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आगे। और मैंने क्या बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे चलता है वो पीछे चलता है। मतलब जो पीछे रहता है वो पीछे चलता है, और आगे चलने को लीड बोलते हैं और पीछे चलने को लैग बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एक डिफरेंट केस लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में है, इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है। और यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि रजिस्टर और इंडक्टर एक साथ कनेक्ट कर दूं, ये रजिस्टर और ये इंडक्टर दोनों मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिए, और फिर मैं इसे वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, साइनोसोडल वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट यहाँ से करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा देखते हैं, अभी तो आई मान रहा हूँ। ये रजिस्टर R है और ये उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इस इंडक्टर का XL है। अब देखते हैं क्या होता है। जब इस RL सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो यहाँ VR वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और जब ये यही वाला आई करंट इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के अंदर से होकर पास होगा तो यहाँ VL वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, चलो अब अभी हमें फेजर डायग्राम पता है। अकेला इंडक्टर हो, अकेला कैपेसिटर हो, अलग अकेला इंडक्टर हो तब क्या कैसा रहेगा। लेकिन यदि दोनों एक साथ है, इंडक्टर और रजिस्टर दोनों एक साथ है, तब हमारे फेजर डायग्राम में क्या होगा वो देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको रेफरेंस किसे लेना है। दोनों एलिमेंट में जो क्वांटिटी कॉमन है रेफरेंस उसे लेंगे। तो दोनों क्वांटिटी में रजिस्टर और इंडक्टर दोनों में आई कॉमन है, इसलिए आई को मैंने रेफरेंस ले लिया। चलिए ये आई रेफरेंस हो गया, ये करंट रेफरेंस हो गया। अब देखो, अब ये जो वोल्टेज है रजिस्टर का, जो वोल्टेज है VR, वो करंट के क्या होता है, सेम फेस में होता है, इसलिए सेम फेस में उसी लाइन में बना दिया मैंने। ठीक है, फिर अब यही वाला आई करंट इस इंडक्टर में से भी जा रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है, करंट पीछे चलता है, किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज को आगे चलाना है इसलिए वोल्टेज को ऊपर बना दिया मैंने। ये लो, ये वोल्टेज आगे चल रहा है इसलिए आगे बना दिया। और दोनों का जब रिजल्टेंट लूँगा तो इतना आ जाएगा, VR और VL, इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर VR वोल्टेज, तो ये वाली जो लाइन है ये पूरे VR वोल्टेज की है, ये वाली लाइन VL वोल्टेज की है, और ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। इन दोनों वोल्टेज को मिलाकर ये टोटल वोल्टेज। तो ये V की वैल्यू होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, और ये एंगल है थीटा। करंट, ये ओरिजिनल टोटल करंट है और ये टोटल वोल्टेज है, इनके बीच का एंगल कितना बन गया, थीटा। तो दोनों के बीच का करंट निकाल लेते हैं, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया VL और बेस हो गया VR। तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स VL अपॉन VR। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स, ये VL की वैल्यू देखो कितनी है, इस VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जब I करंट इस XL में जाएगा तो VL अपेयर होगा यहाँ पर, VL इक्वल टू XL इंटू आई। और जब I करंट इस रेजिस्टेंस से मिलेगा तो VR वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसलिए VR की वैल्यू होगी R इंटू आई। तो
वी एल की प्लेस पे एक्सएल इंटू आई, आर की प्लेस पे वी आर की प्लेस पे आर इंटू आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, इसे वोल्टेज ट्रेंगल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या पैरामीटर यहाँ पर निकल के आए। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, ये जो इक्वेशन दिख रही है टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर, तो यदि आप इसमें भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे ऐसा लिख सकते हो टेन इनवर्स ये वी एल इंडक्टर का वोल्टेज और करंट, ये रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए ये रिएक्टिव पावर क्रिएट करेंगे, और ये रजिस्टर के वोल्टेज और में करंट का प्रोडक्ट होगा तो ये एक्टिव पावर क्रिएट करेंगे। तो ये भी इक्वेशन है। और इस वोल्टेज ट्रेंगल से क्या क्या निकल के आ रहा है वो देखिए आप। इस वोल्टेज ट्रेंगल में आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वेयर इक्वल टू वी आर स्क्वेयर। इस वोल्टेज ट्रेंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। तो यहाँ से वोल्टेज की इक्वेशन आ गई अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बन गया। इसे हम और कर सकते हैं, जो वोल्टेज है ये हो गया इम्पिडेंस इंटू करंट, वी आर इंटू आई का स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, वी एल स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ से और एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ जाएगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और थीटा के बहुत सारे एंगल निकल गए। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर कैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है रजिस्टर और इंडक्टर, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे कि यहाँ कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं रजिस्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, मीन्स रजिस्टर और कैपेसिटर। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का। यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी का, यहाँ पर इस केस में एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। एक केस और लेकर चल रहे हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पर हमने जो केस लिया है वो है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। अब इसे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब इन सारे कॉम्बिनेशन को एसी सप्लाई दी तब आर पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वी आर, एल पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वी एल। उसी प्रकार से यहाँ वोल्टेज क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ वी आर, और यहाँ पर वी सी, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वी आर, यहाँ वी एल और यहाँ वी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वोल्टेज क्रिएट होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज इन दोनों का, वो हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर, और इन दोनों का कंबाइन इम्पिडेंस क्रिएट होगा, जेड से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। और टोटल करंट इसमें से कितना फ्लो होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। और टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज हम इसे अप्लाई करेंगे टोटल वोल्टेज, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा आई, इनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ये एक्सएल अपॉन आर भी बोल सकते हो, टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी भी बोल सकते हो, टेन इनवर्स क्यू एल अपॉन पी भी बोल सकते हो। इन तीनों टेक्निक से निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी वोल्टेज वैसे ही निकलेगा जैसे यहाँ निकला था, अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर। यहाँ पर भी इम्पिडेंस ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, करेंट वी अपॉन जेड, जैसे ये निकला है वैसे ही। और एंगल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मीन्स एक्सी अपॉन आर इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू सी अपॉन पी। इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे। और यदि आर एल सी दोनों कॉम्बिनेशन हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करती है या कंपनसेट करती है या सब्सट्रैक्ट करती है। तो टोटल वोल्टेज इन तीनों कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वेयर
अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सेल ग्रेटर है इसलिए वी एल भी ग्रेटर होगा। और इम्पिडेंस की टर्म में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये जो दूसरा केस है ये वाला, ये जो दूसरा केस मैंने बताया था एक्सी ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ पे v की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये यहाँ वी आर, ये वी एल, ये वी सी। अब जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है इसलिए वी सी भी ग्रेटर देन होगा वी एल से। यहाँ पर भी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है इसलिए वी एल ग्रेटर देन वी सी, इसलिए वी एल माइनस वी सी किया है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा वी आर स्क्वेयर। अब एक्सी ग्रेटर है इसलिए वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वेयर। आप वी एल माइनस वी सी करोगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि फाइनली तो आप स्क्वायर ही कर रहे हो। अगर स्क्वायर कर रहे हो नेगेटिव टर्म आएगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फार्मूले का यूज़ यहाँ कर लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। और इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और जो एंगल वाली टर्म होगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पर लिखते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी का अपॉन आर। इसको मिटा दो अभी, इसे ऐसा भी लिख सकते हो टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, या फिर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी एक्सएल ये तो हो गया ना, वी सी माइनस वी एल अपॉन आर। इस प्रकार से आप इन फार्मूलेज की हेल्प से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं इस पर बेस। गेट एग्जाम का एक क्वेश्चन है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऑफ नेटवर्क सोन। इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। इस वी एल की वैल्यू मुझे चाहिए, और ये जो आपको वैल्यू दी है ये पिक टू पिक वोल्टेज की दी है। ये जो 20 वोल्ट है ये पिक टू पिक वोल्टेज है, और पिक टू पिक वोल्टेज को समझिए क्या है, ये है मेरी इनपुट सप्लाई, और पिक टू पिक मतलब कि ये पिक वोल्टेज और ये नीचे वाला पिक वोल्टेज नेगेटिव पिक। तो ये जो 20 वोल्ट है ये पिक टू पिक वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज है ये 20 वोल्ट है। इसका मतलब 20 वोल्ट किसके इक्वल है, 2 VM के इक्वल है। तो यहाँ से VM की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। और कैलकुलेशन में हम हमेशा RMS वैल्यू को प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पर RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, VRMS। AC वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है VM/√2। तो यहाँ VM है 10 वोल्ट अपॉन √2, ये VRMS वोल्टेज। और कैलकुलेशन में हम इस RMS वैल्यू को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये RMS वैल्यू है। चलो मतलब मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, 10/√2। जो इनपुट सप्लाई है ये कितनी है, 10/√2 वोल्टेज। तो ये टोटल वोल्टेज है मेरा। और टोटल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है इस RL सर्किट में, टोटल वोल्टेज स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। टोटल वोल्टेज 10/√2 का स्क्वायर मीन्स 100/2, VR स्क्वायर 2 स्क्वायर, VL स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 100/2 50, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो 50 - 4 इक्वल टू VL स्क्वायर। 50 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46। तो VL की वैल्यू आ जाएगी √6। ये हो गया इंडक्टर का वोल्टेज। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना ईजी था ये, बस यहाँ कॉन्सेप्ट यहीं पे था, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट एग्जाम का और एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अमीटर रीडिंग ऑफ नेटवर्क सोन। इस अमीटर की रीडिंग मुझे बताना है, और क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है करंट की, या फिर आपको RMS वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है उस कंडीशन में हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस अमीटर की रीडिंग पता करना है और RMS वैल्यू फाइंड आउट करना है करंट की। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले DC वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उसके बाद V1T और V2T। यहाँ पर देखो जो तीनों वोल्टेज सोर्स है तीनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। यहाँ 0 फ्रिक्वेंसी है,
यहाँ ओमेगा इक्वल टू 1 फ्रिक्वेंसी है, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 फ्रिक्वेंसी है। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर लीजिए साइन की कंपोनेंट को, साइन ओमेगा टी होता है स्टैंडर्ड कंपोनेंट। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई। तो जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो सर्किट में, उस कंडीशन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन। पहले 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कंसीडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये डीसी वोल्टेज सोर्स है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है और फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो एक्सएल 0 हो जाएगा। मीन्स ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा 5 वोल्ट के डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए। तो सर्किट मेरा इस प्रकार से हो जाएगा। ये अमीटर लगा हुआ है यहाँ पर और ये 5 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इस अमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा? इस अमीटर में से करंट फ्लो होगा 5/1 मीन्स 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा यहाँ पर। फिर सेकेंड वोल्टेज सोर्स V1T कंसीडर करते हैं। सेकेंड कंसीडर V1T वोल्टेज सोर्स। जब V1T वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ओमेगा जब 1 आ गया मेरे पास तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल होती है। ये 2 पाई एफ किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। तो ओमेगा की प्लेस पे 1 आ गया, 1 इंटू एल, 1 इंटू 1, तो एक्सएल की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। चलो ये सर्किट बनाते हैं फिर से। ये अमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये रजिस्टर है 1 ओम का। एक्सएल 1 हेनरी है, सॉरी एक्सएल 1 ओम है। क्यों 1 ओम है? क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा 1 है और एल भी 1 हेनरी है। देखिए तो एक्सएल की वैल्यू 1 ओम आ गई। तो उस कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से? ये V1T की वैल्यू है साइन ओमेगा टी, V1T की 10 साइन टी है, 10 साइन टी। तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से देखते हैं। इसको I1 नाम देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसे I1 नाम दे दिया, इसे I2 नाम देता हूँ और इस I2 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी V1T अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? 1 प्लस J1। देखो J1 तो V1T हो गया 10 साइन टी, 1 प्लस J1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम। तो √1 स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी I2 की 10/√2 साइन टी। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू करंट की। Im साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और इस I2 की RMS वैल्यू हो जाएगी Im/√2 मीन्स 10/√2 अपॉन √2। तो ये √2 यहीं आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा ये, और 10/2 होता है 5 एम्पियर। तो इस I2 की वैल्यू भी 5 एम्पियर आ गई। इस I1 की वैल्यू 5 एम्पियर थी और इस I2 की वैल्यू भी 5 एम्पियर आ गई। अब मैंने दो वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर लिए, तो ये 5 वोल्ट का और एक V1T। अब V2T कंसिडर करता हूँ थर्ड नंबर पे, इधर साइड में करता हूँ। कंसिडर V2T वोल्टेज सोर्स। तो कंसिडर करते हैं। ये आमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहती है। और ये जो इंडक्टर है, इसकी वैल्यू एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होती है। और ओमेगा कितना है ये सप्लाई वोल्टेज से पता चलेगा, V2T की वैल्यू से पता चलेगा मुझे। V2T की जो वैल्यू है ये है 10√5 साइन 2t, 10√5 साइन 2t। तो कंपैरिजन करूंगा तो ओमेगा 2 आ गया यहाँ पे। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 1, 2 हेनरी, सॉरी 2 ओम। एक्सएल की यूनिट ओम होती है। तो सर्किट मेरा ऐसा बन के आ गया, 1 ओम, ये 2 ओम, ये अमीटर, ये वोल्टेज सोर्स V2T इक्वल टू 10√5 साइन 2t। तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा? इस करंट को I3 नाम दे देता हूँ। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 10√5 साइन 2t अपॉन ये इम्पिडेंस हो जाएगा 1 प्लस J2। तो ये 10√5 साइन 2t, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब √5 एंगल 10 इनवर्स 2/1 आएगा। इसकी नीड नहीं है इसलिए निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, एंगल की ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो कंपोनेंट है टेन, ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 10 sin 2t, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10। तो I3 की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, Im/√2 मीन्स 10/√2। तो ये I1 की वैल्यू भी है मेरे पास, I2 की वैल्यू भी है और I3 की वैल्यू भी है मेरे पास। अब तीनों की वैल्यू आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपके सर्किट में डिफरेंट वोल्टेज सोर्स हो, तो तीनों के कारण करंट निकाल लीजिए आप, और जब तीनों के कारण करंट आ जाए तो उसके बाद इस प्रकार से आप ये फार्मूला फाइनली लगाइए, ये वाला। अब मुझे करंट चाहिए IRMS √ I1 स्क्वेयर I2 स्क्वेयर I3 स्क्वेयर। कितना है I1 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर। I2 कितना आया, ये भी 5 स्क्वेयर आया, देखो ये 5 आया, ये भी 5 आया, और I3 कितना है, 10/√2 का स्क्वेयर प्लस 10/√2 का स्क्वेयर। तो 10/√2 का स्क्वेयर 100/2 में तो 50 हो जाएगा, तो सीधे 50 लिख देता हूँ यहाँ। इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 + 25 + 50, तो ये हो जाएगा 100 √100, और ये 10 के इक्वल है, 10 एम्पियर हमारा एक्चुअल करंट आ गया। ये आंसर आ गया हमारा 10 एम्पियर। गेट का और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ सोर्स वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टर वोल्टेज। मुझे इस सोर्स वोल्टेज का एंगल चाहिए कि ये कितने एंगल पर है विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टर वोल्टेज, और ये इंडक्टर के वोल्टेज को VL कंसिडर कर लेता हूँ, और इस VL के रेस्पेक्ट में इस वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का कितना एंगल है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो फेजर डायग्राम ड्रा कीजिए आप। अब जिसके बारे में हमें एंगल फाइंड आउट करना है उसी के टर्म्स में आपको फेजर डायग्राम फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे। जब ये करंट गया तो यहाँ VR वोल्टेज का ड्रॉप हुआ और इस इंडक्टर में VL वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, तो इसका फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दोनों एलिमेंट में कॉमन क्या है, करंट कॉमन है, इसलिए करंट को रेफरेंस ले लेंगे, और इस रजिस्टर का वोल्टेज इस करंट के सेम फेस में है इसलिए उसी लाइन में बना दिया, और इंडक्टर का वोल्टेज क्या करता है, आगे चलता है। क्यों आगे चलता है, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है, इसलिए हम वोल्टेज को आगे चलवाएंगे। तो ये हमने वोल्टेज को आगे चला दिया 90 डिग्री, तो ये VL हो गया, और VR और VL, ये लाइन हो गई VR की, और ये वाली लाइन हो गई VL की। तो VR और VL दोनों का फेजर सम टोटल वोल्टेज हो जाएगा जो कि सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों का फेजर सम निकाल लिया VR और VL का, तो मेरे पास टोटल वोल्टेज आ गया। ये टोटल वोल्टेज हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो गया इन दोनों का फेजर सम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन पूछने के पहले ये देखो, ये एंगल θ डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी यहाँ पर, थीटा = tan इनवर्स VL/VR। इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जो डेटा गिवन है उसमें कहीं भी VL और VR नहीं है, तो मेरे पास क्या गिवन है, XL और R की वैल्यू गिवन है। ये R की वैल्यू गिवन है और XL की वैल्यू गिवन है, तो ये VL और VR इसको XL और R के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो VL की जो वैल्यू होती है वो XL × I होती है, और VR की वैल्यू R × I होती है। तो ये I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा = tan इनवर्स XL/R। tan इनवर्स XL क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 17.32, और R की वैल्यू है 10 ओम। जब इसे कैलकुलेट किया तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है। यहाँ पर थीटा है ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री है,
जब ये 60 है ये 90 है तो ये कितने डिग्री होगा? एक ट्रेंगल के सारे एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है, तो ये 19 और 60 150 हो गया, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ सोर्स वोल्टेज। इस सोर्स वोल्टेज का एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। इस सोर्स वोल्टेज का एंगल पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टर वोल्टेज। इस इंडक्टर वोल्टेज ये वाली लाइन जो है ये इंडक्टर वोल्टेज की है। ये इस इंडक्टर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितने एंगल पर, ये पता करना है। तो देखो यहाँ से पता करो कितने एंगल का है। अच्छा, ये मुझे समझ में आया कि ये 30 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितना है VL के रेस्पेक्ट में? मैं कैसे चल रहा हूँ? क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आप कोई क्वांटिटी आगे चल रही है या पीछे चल रही है वो कैसे पता करते हो? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे है वो लीड करता है, जो पीछे रहता है वो लैग करता है। तो इसी कारण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ मैंने VL के रेस्पेक्ट में V की वैल्यू पता करना है मुझे, तो मैंने VL से स्टार्ट किया चलना। तो डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसलिए मैंने वैल्यू नेगेटिव ले ली। बस इस प्रकार से हम इसे सॉल्व। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क सोन। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस VC की वैल्यू चाहिए मुझे। तो अभी मैं क्या निकाल सकता हूँ? मेरे पास एक रिलेशन है टोटल वोल्टेज का। मेरे पास सब गिवन पैरामीटर क्या क्या है? RL का वोल्टेज गिवन है, LC का वोल्टेज गिवन है और टोटल वोल्टेज गिवन है। तो इस टोटल वोल्टेज का फार्मूला मुझे पता है, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और ये जो वोल्टेज है इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर, ये किसकी वैल्यू है? ये VL माइनस VC की वैल्यू है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो इन दोनों के वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये जो 9 वोल्ट है ये VL माइनस VC की वैल्यू है। टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो VR² की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। VL माइनस VC की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9, तो 9²। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। ये VR² 9², ये अंडर रूट को हटा के इस सेट भिजवा देंगे तो ये इस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का जो स्क्वायर है ये 225 होता है। ये VR², 9² 81, तो VR² की वैल्यू हो जाएगी 225 माइनस 81। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 144, तो यहाँ VR की वैल्यू आ जाएगी 12 वोल्ट। अब मेरे पास VR की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर ये रिलेशन देखो आप, जो गिवन पैरामीटर है उसमें देखिए आप, यहाँ पर VR की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो क्या मैं VL की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा इस रिलेशन से? क्योंकि ये जो वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये किसका वोल्टेज है? VRL का, दोनों का कंबाइंड वोल्टेज है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि VRL का जो वोल्टेज यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा? VR² प्लस VL², इस प्रकार से फाइंड आउट कर लूँगा। VRL ऑलरेडी क्वेश्चन में 20 वोल्ट गिवन है और अंडर रूट VR² अभी मैंने फाइंड आउट किया, VR की वैल्यू 12 वोल्ट आ गई। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस VL², तो ये 20, ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस VL²। अंडर रूट हटा दूंगा, अंडर रूट जब इस साइड आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 20² 400 हो जाएगा। 400 में से 144 माइनस करूँगा तो VL² की वैल्यू आ जाएगी 256 हो जाएगी। VL² इक्वल टू 256, तो VL की वैल्यू आ जाएगी 16 वोल्ट। ये याद रखिए आप, ये हमने इस रिलेशन से VL की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मेरे पास VR भी है VL भी है। देखो इस रिलेशन में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये जो रिलेशन दिख रहा है मुझे ये वाला,
ये वाला जो रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन में टोटल वोल्टेज ऑलरेडी मुझे पता है 15 वोल्ट का। वी आर पहले ही निकाल लिया था मैंने 12 वोल्ट। वी एल मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया 16 वोल्ट। तो अब वी सी की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करोगे तो वी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गेट का। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। यहाँ भी 2 वोल्टेज सोर्स है, जैसे यहाँ पर था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ 3 वोल्टेज सोर्स था। ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन यहाँ पर देखो 3 वोल्टेज सोर्स थे। अब तीनों वोल्टेज सोर्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ किया था। यहाँ जो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट वोल्टेज सोर्स है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाले, इसलिए यहाँ भी मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर रहा हूँ और उसके कारण यहाँ पर कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो देखता हूँ। तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन, कंसिडर 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मैंने कंसिडर किया। रजिस्टर तो अनअफेक्टेड रहता है इसलिए एज इट इज रहेगा 1 ओम। और मैंने आपको बताया था डीसी के केस में जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह? क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी होता है और फ्रिक्वेंसी 0 होती है। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाएगा और इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया इसलिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए वी ए बी। तो इस वोल्टेज को मैं वी ए बी डैश नाम देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वोल्टेज सोर्स के कारण फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो जब ये ओपन सर्किट हो गया इसलिए इंटायर वोल्टेज इस ओपन सर्किट टर्मिनल पर अपेयर हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ कुछ ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होता तो पूरा का पूरा एंटायर वोल्टेज इस ओपन सर्किट पर आ जाएगा। तो वी ए बी डैश की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट। अब V1T वोल्टेज सोर्स कंसिडर करता हूँ। एक के कारण तो मैंने वी ए बी डैश निकाल लिया, अब दूसरे के कारण निकालता हूँ। अब फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ सॉल्यूशन में स्टेप सेकंड में कंसिडर V1T 10 sin t, V1T 10 sin t इसे कंसिडर करता हूँ मैं। तो ये मैंने सोर्स कंसिडर किया V1T 10 sin t। रजिस्टर अनअफेक्टेड रहेगा, इस रजिस्टर की वैल्यू रहेगी 1 ओम, एज इट इज रखेंगे इसे 1 ओम को। फिर उसके बाद इंडक्टर है 2 हेनरी का, तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कितना हो जाता है, ओमेगा एल हो जाता है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हो जाता है। तो ओमेगा कितना है यहाँ 1, एल कितना है 2, तो यहाँ एक्सएल की वैल्यू 2 हेनरी आ गई, सॉरी 2 ओम आ जाएगी। एक्सएल की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। फिर आगे कैपेसिटर है, इस टर्मिनल पॉइंट के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। यहाँ पर यहाँ कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। और इस टर्मिनल पर मुझे वोल्टेज चाहिए जिसे मैं नाम देता हूँ वी ए बी डबल डैश। उसको वी ए बी डैश दिया था, इसे वी ए बी डबल डैश नाम दे दिया, ठीक है। उसको जे कर लेता हूँ, जे 2 ओम। अब ये एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा कितना 1, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 फैरेड। तो सी की प्लेस पे 1 रख देता हूँ। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 ओम। और ये माइनस जे से एक्सप्रेस करते हैं इसे, यहाँ माइनस जे कर दिया, माइनस जे 1 ओम, ठीक है। तो ये सर्किट आ गया मेरे पास। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो जब मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक से, क्योंकि ये देखो ये तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन सर्किट है, तो तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तीनों सीरीज़ में है इसका मतलब। तो जब सीरीज़ में है तो मैं वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक लगा दूंगा। तो वी ए वी डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक से, टोटल वोल्टेज, जिस ब्रांच का मुझे वोल्टेज चाहिए उस ब्रांच का रेजिस्टेंस माइनस J1
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस J2 माइनस J1। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। VAB डबल डेस इक्वल टू टोटल वोल्टेज हो गया 10 sin t इंटू माइनस J1। ये देखो J2 में से J1 माइनस हो जाएगा तो केवल J1 बचेगा 1 प्लस J1। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इस 10 sin t को मैं लिख सकता हूँ 10 एंगल 0 डिग्री, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। और ये क्या लिखेंगे 1 एंगल, ये माइनस J को एंगल माइनस 90 डिग्री लिख दूँ। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस J1 को पोलर फॉर्म में लिखो तो √2 और एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। कैसे निकालना है ये बहुत अच्छे से जानते हो। A प्लस IB कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका मॉड होगा √A² प्लस B² और एंगल हो जाएगा tan इनवर्स B अपॉन A, tan इनवर्स B अपॉन A। इस प्रकार से इसका एंगल निकल जाएगा। तो ऐसे हो गया। तो इसे थोड़ा और मॉडिफाइड करो तो ये हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री इंटू 1/√2 एंगल माइनस 135 तो यहाँ पर VAB डबल डेस की फाइनल वैल्यू आ गई 10/√2 एंगल माइनस 135। तो VAB की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है और VAB डबल डेस की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। तो बस मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो VAB की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं आगे। VAB की वैल्यू हो जाएगी VAB डेस प्लस VAB डबल डेस। तो यहाँ पर VAB डेस की वैल्यू होगी 6 वोल्ट, VAB डबल डेस हो गया 10/√2 एंगल माइनस 135। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। VAB इक्वल टू 6 वोल्ट, इससे मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 10/√2 साइन ऑफ t माइनस 135। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 एंगल 0 डिग्री रहता तो केवल साइन t लिख देता। 1 एंगल अगर 20 डिग्री रहता तो साइन t प्लस 20 लिख देता। यहाँ पर t माइनस 30 है, 135 है, इसलिए 1 एंगल माइनस 135 को साइन t माइनस 135 कर देता। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये ऐसी वैल्यू आ गई। अब बस आपको RMS वैल्यू चाहिए तो इसकी RMS वैल्यू हो जाएगी VAB RMS √6² और ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू √2। तो 10/√2/√2 मीन्स 10/√2 इंटू √2 हो जाएगा ये का स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7.81। इसे सॉल्व करेंगे तब। तो ये RMS वैल्यू आ गई। और जब एवरेज वैल्यू निकालूंगा VAB की तो ये हो जाएगी केवल 6 वोल्ट, क्योंकि एक्चुअल में साइनसोइडल कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। इस कंडीशन में केवल हमें कांस्टेंट वैल्यू की एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो ये 6 वोल्ट हो गई एवरेज वैल्यू। और ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर कोई पूछता है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू